ओके, तो यार बात कर लेते हैं अपन वेव में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। वेव में अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पे बात की थी। स्टैंडिंग वेव के बारे में इक्वेशन जो था उस पर डिस्कशन किया हुआ था, और हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था कि स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग कैसे जनरेट होता है। सो हमने स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया हुआ था, और मैंने बताया था कि यार अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल से कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पॉसिबल जो सिनेरियो रहता है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फिर मैंने बताया कि इस तरीके से डिफरेंट मोड्स आ सकते हैं। तो जो फिक्स्ड स्ट्रिंग है उसमें क्या होता है कि यार ये फिक्स होने की वजह से ये कंपलसरी है कि यहाँ पर नोड बनेगा। सो नोड बनेगा तो पॉसिबल है कि एक सेगमेंट बन जाए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि दो सेगमेंट बन जाए। सो बेसिकली नोड को ही हमें सर्च करना है, ये हमारा आइडिया था। तो फाइनली कंक्लूजन की तरफ चल लेते हैं यार कि हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया था। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया था कि अगर बोथ एंड से फिक्स है, सो फर्स्ट सेगमेंट कितना बनेगा, ये सेगमेंट की बात करें लैम्डा बाई 2 का। ओके, ये एल अपना लैम्डा बाई 2 था। तो वहां से हम याद कर सकते हैं कि यार फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला था n/2l रूट टी बाई म्यू। बेसिकली रूट टी बाई म्यू क्या है, ये स्पीड का काम कर रहा है v। सो इनडायरेक्टली हम सिंपल सी बात करते हैं कि f इज v बाई लेमडा। ठीक है, और यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू देखते हैं, वो आ जाती है 2l, और इस तरीके से डिफरेंट मोड पर आ जाता है nv बाई 2l। तो ये काम की बात थी कि अगर स्ट्रिंग बोथ एंड पे फिक्स्ड है तो क्या आता है nv बाई 2l। ओके, कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, कुछ बुक्स में सिचुएशन ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी को नेम दिया हुआ है n। अगर फ्रीक्वेंसी को नेम दे दिया n तो वापस से यहाँ पर तो n लिखेगा नहीं, तो उसने नया लेटर यूज कर लिया p। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है p/2l रूट t बाई म्यू। समझ आया इसमें कुछ डाउट क्या किसी को? n फ्रीक्वेंसी और p है नंबर ऑफ लूप्स। ओके, फिर बात आती है किसकी, ओवरटोन की। तो यार ओवरटोन हमने बताया कि यार अगर हमें कंफर्म पता है कि कोई भी नंबर का हार्मोनिक है तो ओवरटोन कैसे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारे हार्मोनिक अवेलेबल होते हैं। सो ओवरटोन कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड नंबर से, थर्ड नंबर से, फोर्थ नंबर से। लाइकवाइज ओवरटोन स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने बोला फोर्थ ओवरटोन बताओ, सो डेफिनेटली फोर्थ नंबर कहाँ पर आएगा, हार्मोनिक कौन सा आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ वाला हार्मोनिक आएगा। तो ये अपना बेसिक आइडिया था रिगार्डिंग हार्मोनिक एंड ओवरटोन। फिर हमने बात किया था स्ट्रिंग एट फ्री एंड। फ्री एंड पर क्या हो रहा था, फ्री एंड पर बिकॉज ये एंड फ्री था तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा। सो लैम्डा बाई 4 से स्टार्टिंग हुई थी हमारी कि लैम्डा बाई 4 से स्टार्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आई थी कि दूसरा जो एंटी नोड मिलता है वो फिर 3 टाइम्स ऑफ ये लैम्डा बाई 4 पे मिलता है। सो इससे पता चलता है कि यार फ्री एंड वाले पे ऑड हार्मोनिक्स ही अवेलेबल होती हैं। तो ये हम डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न आया था, n/4l रूट टी बाई म्यू, ये आई थी फ्रीक्वेंसी। और क्या पॉइंट आया था कि ये n की वैल्यू रेगुलर नहीं होगी, ये n की वैल्यू होगी 1 3 5 7 लाइक। यहाँ तक याद है यार सबको? यस। ओके, ठीक है। फिर ओवरटोन की बात हुई, तो ओवरटोन यार देखेंगे यहाँ से। मैंने बताया था कि एक पॉसिबिलिटी फंडामेंटल के बाद को ओवरटोन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन लाइकवाइज। तो बहुत ही सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मुझे कुछ थर्ड ओवरटोन चाहिए तो हार्मोनिक कौन सा आएगा, सेवेंथ। तो अगर मुझे nth ओवरटोन चाहिए तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो हार्मोनिक की वैल्यू ही रखते हैं सेगमेंट, तो 2n+1 रखना पड़ेगा वहां पर। तो ये सिनेरियो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। चले आज देखें आज हम क्या पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टॉपिक है क्या, मेल्स एक्सपेरिमेंट। मेल्स एक्सपेरिमेंट क्या है समझाते हैं आपको। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है मेल्स एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। क्या हमें पता था कि ये हमारी स्ट्रिंग है। अब ये बताओ यार इसे वाइब्रेट कैसे कराओगे, आप थॉट समझ रहे हो, इसे आप वाइब्रेट कैसे कराओगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसे वाइब्रेट कराने के लिए क्या यूज कर लिया जाता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर लेते हैं। सो
हमने इस रोप को किससे कनेक्ट कर दिया, एक ट्यूनिंग फॉर्क से। तो अभी इसका मतलब ये होगा कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो ये रोप में क्या जनरेट होने लगेगी, वेव जनरेट होने लगेगी, और रिटर्न आएगी। रिटर्न आएगी तो वो फिर वहां पर क्या बन जाएगी, स्टैंडिंग वेव। समझ आया या नहीं? सो मेल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जो स्ट्रिंग वेव का, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये बताएं, समझ आया या नहीं? यस सर। ओके, ये इसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब यार प्रॉब्लम ये हुई कि यार स्ट्रिंग में स्पीड तो टेंशन पे डिपेंड करती है यार, रूट टी बाई म्यू पे। तो टेंशन कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना ज्यादा टेंशन है या नहीं है? तो टेंशन डिसाइड करने के लिए उसने क्या लगा दिया, यहाँ पर पुली के थ्रू एक वेट लगा दिए, कुछ ऐसा एक पैन में रख दिया mg। अब वो mg चेंज कर करके क्या चेंज कर लेगा, टेंशन। तो मेल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, अच्छा, अब यार काम की बात ये समझ में आई कि जब मैं इस कंडीशन में ट्यूनिंग फॉर्क को लगाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग से इस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क को लगा देता हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या, वेव का जो जनरेशन देखने को मिलता है वो चेंज्ड मिलता है। क्या प्रॉब्लम आती है कि इस केस में तो जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की है सेम फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग को भी मिल जाती है, लेकिन यहां पर जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग को उसकी कितनी मिलती है, हाफ। इसलिए हमें मेल्स एक्सपेरिमेंट की दोनों बातें याद रखनी है। मेल्स एक्सपेरिमेंट बहुत ऐसा अलग नहीं है, कुछ कोई न्यू नहीं है। मेन पॉइंट ही है कि इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो चले इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है तो सबसे पहले ये है कि किस टाइप का कनेक्शन आप कर रहे हो। आप ट्रांसवर्स कनेक्शन कर रहे हो या लॉन्जिट्यूडनल, समझ आया या नहीं? ट्रांसवर्स मतलब जो वाइब्रेशन है वो वेव के डायरेक्शन के कैसे जनरेट हो रहे हैं, परपेंडिकुलर। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब वो जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ आया या नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। ये फर्स्ट पार्ट था, ये डेफिनेशन है, इसे माइंड में रखना है कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल कॉम्बिनेशन इन मेल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ये मैंने बताया, क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज सेम एज द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, या फिर बोलूं कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन। मतलब स्ट्रिंग की कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर क्या, कि ये जो एफ स्ट्रिंग रहेगी ये कितनी रहेगी, एफ ट्यूनिंग फॉर्क बाई 2। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? यस सर। याद रखना यार, इससे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा आपको। ओके, चले दूसरी बात करते हैं कि है तो यार स्टैंडिंग वेव, ये है क्या, एक स्टैंडिंग वेव है। तो अगर ये स्टैंडिंग वेव है, हम बात करें तो इसे किसी ट्यूनिंग फॉर्क से हम मूव करा रहे होंगे, सो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो जाएगी ना। मैं इसे किसी ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट करवा रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाने वाली है, फिक्स। अच्छा, क्या लेंथ वगैरह चेंज हो रही है क्या इसकी? नहीं नहीं, सर। वेट हमने एक फिक्स करके रखा हुआ है, अगर हम वेट बदल देंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखूं तो ये फॉर्मूला रहा करता था क्या, n/2l रूट टी बाई म्यू। म्यू। अब यहाँ से देखना एक बहुत ही काम का पॉइंट आता है, क्या, अगर मुझे पता है कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेंथ फिक्स है, स्ट्रिंग का टाइप फिक्स है, तो अगर मैं ये वेट बढ़ाता जाऊंगा तो इसमें जो लूप्स बन रहे हैं वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे।
बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि नंबर ऑफ लूप्स इनटू टी। देखो मैंने बताया था कि कुछ केसेस में n के जगह पर क्या यूज करते हैं, p। इफ p इज द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड, तो ये एक बहुत ही बेटर क्राइटेरिया होता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, क्या कि p1 by p2 या नंबर ऑफ लूप्स विल बी रूट T2 p2 by by T2. t1। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो मेल्स एक्सपेरिमेंट कुछ बहुत अलग से नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर सकते थे। सोचो क्या इसके लिए मेल्स एक्सपेरिमेंट पता होना जरूरी था क्या? नहीं, हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना ये नंबर ऑफ लूप्स। हाँ सर। सिर्फ मेल्स एक्सपेरिमेंट बताने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क वहां पर यूज हुआ है। सिर्फ ये बताने का पर्पस था कि आप कंफ्यूज ना हो और आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर पाए। नंबर 2, ये टेंशन को चेंज कैसे करते हैं? इधर वेट लगा देते हैं, ये फिर क्या करते हैं, कई बार इसे किस में टिप करा देते हैं, लिक्विड में। लिक्विड में। तो इसका क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है। और वेट कम हो जाता है तो नया वेट जो बचता है W एपरेंट, कुछ याद है वो कितना होगा? तो उसका वेट माइनस बॉयंसी। यस, so mg minus buoyancy that will be v rho liquid into g। तो अगर मैं मानता हूं कि v तो वॉल्यूम तो पूरा फिक्स ही है, तो यहाँ से काम की बात आती है क्या, v इंटू जी इंटू रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड। लिक्विड। क्लियर? तो ये यहाँ से आता है कि W एपरेंट क्या होगा अगर हम वाटर के अंदर रख रहे हैं। तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इतना इसका कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी आपको फ्लूइड में काफी कुछ इस पे बता दिया है, एसएच हमने भी बता दिया हुआ था। तो ये मेल्स एक्सपेरिमेंट की कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनल अगर मैं रिजल्ट देखूंगा तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी ये। अच्छा, यहाँ पर m लिखा हुआ है, m मतलब म्यू ही है। m मतलब क्या है, म्यू है, m का टेंशन नहीं लेना है। m मतलब मास नहीं है यहाँ पर, m मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। Hence, हाँ, ये वाला मास नहीं है वो जो फॉर्मूले में रखा हुआ है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये है कि नंबर ऑफ लूप्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम ये चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या, p इंटू रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप p के जगह पर समझ सकते हैं नंबर ऑफ लूप्स इंटू रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। शीट में आपको इसके क्वेश्चन दिखे होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आया। तो मेल्स एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, दो ही इंपॉर्टेंट बातें थी क्या, कि फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की यूज होती है इसलिए कांस्टेंट होता है और इसलिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। और दूसरा, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल कंडीशन में फ्रिक्वेंसी ऑफ जो ट्यूनिंग फॉर्क की यूज होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, यस सर। हाँ, तो सेगमेंट देखो यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, सेगमेंट यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो ट्यूनिंग फॉर्क का हाफ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट क्या है, सोनोमीटर। देखिए, सोनोमीटर जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, 12th के लिए। आपको 11th और 12th में जो बोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं ना, उसमें सोनोमीटर रहता है। ठीक है, उसमें मेल्स एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है, क्योंकि अब आपको ट्यूनिंग फॉर्क इसमें जो वाइब्रेट होता है ना वो इलेक्ट्रिकली होता है, तो ऑफकोर्स मेल्स एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है कॉलेज में, सोनोमीटर रहता है। तो सोनोमीटर का सेटअप थोड़ा सा समझे क्या होता है। सोनोमीटर में एक टेबल रहती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टेबल है। इस टेबल में दो ब्रिज लगे होते हैं, तो ये मेटालिक भी हो सकते हैं, ये वुडन भी हो सकते हैं, ये दो ब्रिज, और इनके ऊपर से ये थ्रेड जा रहा होता है। ठीक है, यूजुअली इस थ्रेड की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये हिंज होती है, फिक्स होती है, ऐसे स्क्रूड होती है यहाँ पे।
यहाँ पे स्क्रू हटाकर आप थ्रेड चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वेट लगा देते हैं, क्या चेक करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने। अब होता ही है ड्यू टू दिस ब्रिज, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसे पीक बन जाता है और ये जो स्ट्रिंग होती है एकदम आइसोलेटेड फील करती है जो दोनों वेज के बीच में है। अच्छा, टेबल में क्या लगी होती है, एक स्केल। यहाँ टेबल में क्या होती है, एक स्केल। तो आप स्केल से इन दोनों के बीच की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। यार लेंथ पता चल गई, तो अब आपको करना क्या है, आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, उसको टैप करना है, मतलब वाइब्रेट कराना है और इससे टच करा देना है। अच्छा, इसे टच कराएंगे, अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके इससे टच कराओगे तो ये वायर भी वाइब्रेट होगी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। बट मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब अगर आप इसे टच करा के रखोगे तो इस वायर की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि वायर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके जैसे होगी, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जो आप यूज करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं ये चेक करने के लिए कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 30 हर्ट्ज, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मिल गई, तो याद है ना, बताया था मैंने कि किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में की फ्रीक्वेंसी अगर किसी से मैच हो जाती है तो सडनली उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम पे जाता है। तो इस पे क्या करते हैं, एक राइडर मतलब कुछ नहीं है, पेपर का पीस होता है। क्या होता है, सिंपल पेपर का पीस होता है, जिसे सपोज स्ट्रेट पीस है, इसे आप फोल्ड करके क्या बना दो, वी शेप, छोटा सा पीस, और इसके ऊपर रख दो। तो अगर ये वायर बहुत ज्यादा वाइब्रेट होगी तो ये पीस वाइब्रेट होने लगेगा ना और गिर जाएगा। तो ये जो पीस है, राइडर जिसे बोलते हैं, इसके वाइब्रेशन से ही चेक करके बताते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ आया कि नहीं, हमने रेजोनेंस की कंडीशन क्यों ली, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पक्का मैच कर रही है किससे, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर ये देखा गया कि स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और कम करने का ट्राई करते हैं। सो मतलब मान लेते हैं कि स्ट्रिंग की फंडामेंटल थी 25, सो ट्यूनिंग फॉर्क की भी कितनी रहेगी, 25। जो ट्यूनिंग फॉर्क की 30 हर्ट्ज है और आपकी 25, तो क्या वाइब्रेशन हो पाएगा क्या रेजोनेंस वाला, नहीं। तो आपको ट्यूनिंग फॉर्क की बदल पाओगे क्या फ्रीक्वेंसी, नहीं। तो स्ट्रिंग की बदलेंगे ना। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेंशन बढ़ा सकते। टेंशन और बढ़ाएंगे, वेट इतना बढ़ाएंगे कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाए, 30 आ जाए। क्लियर। अच्छा, सपोज मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी थी 12, तो अब इतना बढ़ाएंगे कि ये कहां तक पहुंच जाए, 15 तक, क्योंकि तब भी रेजोनेंस आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन ये नहीं होती कि इक्वल हो जाए, ये होती है क्या, मल्टीपल रहे। क्लियर, इक्वल नहीं, क्या रहे, एक मल्टीपल में रहे, मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लाइक वाइज। तो इसका मतलब डेफिनेटली हमें कहां तक पहुंचना है, 15 तक। तब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग। समझा या नहीं, हाँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें बस यही करना होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को चेक करते रहना होता है, किससे, एक नॉन ट्यूनिंग फॉर्क से। ओके, अब पॉइंट ये है कि फिर हम प्रूव क्या कर रहे हैं, तो पता है हम प्रूव क्या कर रहे हैं, हम प्रूव ये कर रहे हैं कि हमारी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी 30 हर्ट्ज, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी थी 25 हर्ट्ज। अब हम इसका mg बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कितना कर देने वाले हैं, 30। तो प्रूव ये हुआ कि mg पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है और mg बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और जब एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो पता चलता है कि कैसे बढ़ती है,
रूट ऑफ टी जितना। समझिए ये बात, समझ आई सबको? तो हम बेसिकली क्या प्रूव करने वाले हैं, हम यही प्रूव करने वाले हैं कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कुछ बातों पे डिपेंड करती है, दैट इज 2L रूट टी बाई म्यू। इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी। ये प्रूव करने वाले एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोल रहे हैं हम, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। समझ आया कि नहीं यार? हाँ सर। तो फिर से मैं बता रहा हूं, करना क्या चाह रहे हैं हम, फिर से सुने, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, हम अपनी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को इसके मल्टीपल में या फिर इसके बराबर लाने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम किन्हें किन्हें चेंज करने वाले हैं, एल, टी और म्यू, और यही हमें प्रूव करना है। ओके, ओके, ठीक है। अभी क्या होता है, मैंने बताया कि एक राइडर यूज करते हैं। ये राइडर का काम क्या है, ये बताना कि स्ट्रिंग रेजोनेंस में आ गई है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रिंग क्या हुई है, रेजोनेंस में आ गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा, और ये जो पीस है ये गिर जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, नीचे एक हॉलो बॉक्स भी लगा के रखते हैं। तो होता ये है कि जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है ना, तो इन पे जो एयर होती है बॉक्सेस में, वो एयर भी वाइब्रेट होती है और क्या जनरेट करने लगती है, साउंड। तो बेसिकली जो अच्छे वाले सोनोमीटर टेबल होती हैं, उन पे ये हॉलो सिस्टम भी होता है, जिससे आपको राइडर के साथ साथ साउंड भी सुनाई देने लग जाता है, जिससे क्लियर आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है और रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है। तो यहां तक समझ आया कि नहीं यार, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में? देखें, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा अपैरेटस है जिसमें अपन क्या मैच करते हैं, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से किसी भी फ्रीक्वेंसी सोर्स को मैच करते हैं। इसमें बॉक्स होता है जिसका काम होता है क्या, लाउडनेस को इंक्रीज करना, वायर के मूवमेंट की वजह से साउंड जनरेट करना मेन टारगेट है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो T बाई एम, एम यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ ही है। एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब देखना यहाँ पर एक चीज और, कि m जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एल। तो एल कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा, डेंसिटी इनटू एरिया। बेसिकली वायर चेंज करके हम उसकी रेडियस का भी रिलेशन देख सकते हैं कि रेडियस बदल देने से फ्रीक्वेंसी में कितना चेंजेस आता है। तो ये रिलेशन भी माइंड में रखना है कि किस तरीके से हम मास पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी और रेडियस से भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, ओके, फिर हम बात करते हैं कि सोनोमीटर से कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, जब हम लेंथ चेंज करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन मिलता है क्या, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर जाती है, 1/L पे। तो ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन आते हैं कि 1/L पे डिपेंड करती है। इसका मतलब n इंटू एल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लेंथ, सोनोमीटर के लिए या स्टैंडिंग वेव के लिए। लॉ ऑफ मास, सो हमें पता है कि मास पे कैसे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, 1 पे। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू रूट ऑफ मास विल बी लॉ ऑफ मास। सेम चीज रहेगा लॉ ऑफ डेंसिटी, किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट टी, टेंशन। तो बन जाता है लॉ ऑफ टेंशन। तो इन्हीं 3 क्वांटिटीज को हम वहां पर रिलेट कर रहे हैं। बता, किसी को कोई डाउट इसमें?
सोनोमीटर से क्या करते हैं, सोनोमीटर से जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं पे बेस्ड आता है। विदाउट सोनोमीटर स्टडी किए भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो सोनोमीटर का काम मेन चीज यही था कि इन लॉज को वेरीफाई करना कि यार हाँ इन सारी चीजों पे ऐसा फर्क पड़ेगा। ये मेन पर्पस था सोनोमीटर का। अभी क्या होता है ना, कई बार अगर आप ज्यादा फ्रिक्वेंसी यूज करो तो यहाँ पर जो वेव बन रही है स्टैंडिंग वेव, उसके साथ साथ यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव बनने लग जाती हैं। तो पूछ लेता है कि यार इनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो हमें डायरेक्टली पता है ना क्या कि नंबर ऑफ लूप देख के भी आप रिलेट करा सकते हो क्या लेंथ को। कैसे? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा n/2l √T/μ। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लूप और लेंथ दोनों रिलेटेड होते हैं। कैसे? डायरेक्टली। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी को लिखा है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ n और लूप को लिख देता हूँ p। सो डेफिनेटली p नंबर ऑफ लूप्स प्रोपोर्शनल क्या आएगा, लेंथ के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है, सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज हो रहा है। तो कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है, तो ऐसे कॉमन सेंस से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग। ये क्या होता है यार? सिंपल सी बात है, हमने दो स्ट्रिंग्स यूज कर ली, यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रिंग और यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रिंग। मान लेते हैं ये कोई दूसरे मेटल की है, ये मान लेते हैं क्या है, आयरन है, और ये मान लेते हैं ब्रास है। तो बेसिकली दोनों का क्या चेंज हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो जाएगा New. और इनका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि दो स्ट्रिंग हमने जनरेट की, तो ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ये जो इसका जंक्शन है इस पे हमेशा क्या बनेगा, नोड। ये ध्यान देना, जंक्शन पर हमेशा क्या बना, नोड। तो मान लेते हैं कि इसमें पी लूप्स है और इसमें क्यू लूप्स है। तो यार ये स्ट्रिंग वाइब्रेट तो एक ही फ्रीक्वेंसी से हो रही होगी ना किसी ट्यूनिंग फॉर्क की। तो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, as the frequency of wave in both the strings will be same। so इस स्ट्रिंग में लिखेंगे p/2l और जिसमें q लूप से उसमें क्या लिखेंगे, q/2l। तो उससे उनके लूप में रिलेशन आ जाएगा एज पर दियर लेंथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से बन के आ जाता है। और मैंने जैसे बताया कि म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आप डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इस पे क्या होता है, इस पे एग्जाम्पल आते हैं यार सॉल्व करने के लिए, डबल स्ट्रिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब आप समझ गए, ज्यादा नहीं सोचना। p/q नंबर ऑफ लूप्स किस पे डिपेंड करेंगे, लेंथ पे L1/L2 एंड रूट किस पे डिपेंड करेंगे, म्यू पे, μ1/μ2, या फिर म्यू की जगह डेंसिटी, क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल के वायर चूज किए हुए हैं ना। अच्छा सोचो, मटेरियल के साथ साथ साइज भी बदल दिया, एक वायर थिन है, थिक है, और एक वायर क्या है, थिन। तो फिर यहाँ पर और क्या आ जाएगा साथ में, r² भी आएगा। याद है ना, अभी पीछे जस्ट अभी डिस्कस किया है, ये r² इंटू डेंसिटी आता है ना वहां पर, πr², एरिया इंटू डेंसिटी। तो ये चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर साइज सेम नहीं होगा उनका, तो वहां पर r भी आ जाएगा सॉल्विंग में। ओके, तो ये था स्ट्रिंग वेव से रिलेटेड। जो भी स्ट्रिंग वेव से 2-3 पॉइंट्स बचे हुए थे, मेल्स एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और सिंपल मिक्स्ड स्ट्रिंग है, तो क्या क्वेश्चन रहेगा। फिर बात कर लेते हैं स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप्स। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गन पाइप मतलब क्या, मतलब एक हॉलो पाइप है,
एक हॉलो पाइप है जिसमें एयर मूव कर सकती है ऐसे, उसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो दो स्टाइल के ऑर्गन पाइप हो सकते हैं, एक तो जो बॉटम से क्लोज हो और एक जो बॉटम से भी ओपन हो। अच्छा, ऊपर से तो ओपन रहना ही पड़ेगा यार दोनों को, वरना एयर कहाँ से जाएगी। तो क्या बोलते हैं, जिसका बॉटम क्लोज है उसे क्या बोलते हैं, क्लोज, और जिसका बॉटम ओपन है उसे ओपन। अब प्रॉब्लम देखना, वेव कैसे फॉर्म होगी। जहां पे क्लोज है वहां पे क्या बनेगा, एक नोड। क्लोज है ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और जहां पे ओपन है वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। तो फर्स्ट पॉसिबल वेव कितने हाइट की बनेगी, कितना हाइट बनेगी, λ/4। और अगर यहाँ पर इसके बाद की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो इसके बाद की पॉसिबिलिटी रहेगी ये, क्या, कि वहां पर ये एक हाफ सेगमेंट बनेगा और फिर एक λ/4 बनेगा। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 3 λ/4। 3 लैम्डा। तो नोटिस करो ये क्या फ्री स्ट्रिंग जैसे नहीं काम करने लग गया, कि अपॉन में 4 भी आ रहा है और कौन कौन से हार्मोनिक बच रहे हैं, 1 3 5 लाइकवाइज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/4L, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 135। याद रहेगा ना ये स्ट्रिंग से कैसे रिलेटेड है। ओके, फिर बात करते हैं अगर ओपन है तो क्या होगा। यार ओपन है तो दोनों साइड एंटी नोड ही बनेगा ना, क्योंकि ओपन है। अब मैं वेव में एंटी नोड की बात कर लेता हूँ, एंटी नोड कहाँ कहाँ बनते हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो एंटी नोड यहाँ पर बनता है और नेक्स्ट एंटी नोड यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस λ/4 है ना, एक और λ/4 मिलकर क्या बनाएगा, λ/2। तो अगर ओपन एट बोथ एंड्स है तो क्या बनता है यहाँ पर, इस तरीके से, ये भी एंटी नोड और ये भी एंटी नोड। तो टोटल हाइट कितनी बन जाती है, λ/2। तो इससे ये कंफर्म पता चलता है कि यार ये बिल्कुल स्ट्रिंग के जैसे ही है, इनमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखें, पहले हमने क्या पिक किया हुआ है, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो आप देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर क्या बन रहा है, नोड, और यहाँ पर एंटी नोड। और ये लेंथ कितनी है, λ/4। ये यार मिसप्रिंट है, ये लेंथ कितनी है यहाँ पर, λ/4। नेक्स्ट 3 λ/4, नेक्स्ट 5 λ/4, ये पॉसिबिलिटीज हो गई। तो वहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, V/4L, फिर या फिर 3/4L या फिर 5/4L। सो बेसिकली इसमें कैसी हार्मोनिक्स अवेलेबल होंगी, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ऑड। ओके, यार ऑड में तो ओवरटोन में प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे 1 3 5 ऐसा अवेलेबल है। तो ये तो फंडामेंटल हुई, ये बन गई क्या फर्स्ट हार्मोनिक, ये बन गई सेकंड हार्मोनिक, ये बन गई थर्ड। तो मतलब समझ गए, अगर nth नंबर की ओवरटोन ढूंढनी है तो हार्मोनिक क्या होगी, 2n+1। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये पक्का गलत हो जाता है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सिली मिस्टेक कर देते हो इस क्वेश्चन में सब लोग। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओवरटोन, तो आप लगा देते हो क्या, सर ऑड हार्मोनिक अवेलेबल होती हैं। यार ऑड हार्मोनिक अवेलेबल ठीक है, बट दोज आर नॉट ओवरटोन्स। ओवरटोन तो कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट हार्मोनिक। नहीं, फर्स्ट ओवरटोन स्टार्ट होगी थर्ड से ना। हाँ, थर्ड। रेशियो ऑफ ओवरटोन अगर पूछेगा तो वो 1:3:5 नहीं होगा, ऑड नहीं, 1 नहीं अवेलेबल होगा, क्या होगा, 3 5 7। समझा या नहीं, ओके। और इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल हार्मोनिक कितना हो जाता है, λ/4। इससे बड़ा वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये तो ऑलरेडी जस्ट कॉमन सेंस है, ये कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी है ये थर्ड हार्मोनिक, लेकिन इससे नेम क्या देंगे ओवरटोन के नेम में? फर्स्ट। फर्स्ट। ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ओवरटोन के नेम पे ये क्या हो जाएगी? सेकंड ओवरटोन। क्लोज पाइप को देख लेते हैं, सेम चीज अभी जो बताया कि यार यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड और बीच में एक नोड, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है? λ/2। यहाँ पर देखें तो फुल एक वेव बन जाती है, इस तरीके की एक वेव बन जाती है, ये एक फुल वेव बन गई। यहाँ पर हाफ इधर से स्टार्ट हुई और हाफ इधर तक रहेगी, तो ये पूरी एक फुल वेव यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। तो डायरेक्टली हमें याद रखना है क्या कि ओपन ऑर्गन पाइप पे इवन हार्मोनिक होती है ऑड? बोथ, ऑल हार्मोनिक्स वहां पर रहती हैं। सो N1 N2 N3 के जो रेशियोज आते हैं वो क्या आते हैं? 1:2:3। तो यहाँ पर ओवरटोन के रेशियो क्या आएंगे? तो डेफिनेटली फर्स्ट के बाद ओवरटोन स्टार्ट होता है ना, तो 2:3:4 लाइकवाइज। ओके, अच्छा एक चीज और होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे किससे रिलेटेड? प्रेशर। याद है मैंने बताया था कि साउंड में डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर प्रेशर, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर प्रेशर मैक्सिमम है। सो नोड का मतलब ये होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मैं उसकी प्रेशर प्रोफाइल बनाऊंगा तो यहाँ पर देखो प्रेशर एकदम फुल काम कर रहा है, क्या है यहाँ पर प्रेशर? मैक्स। समझा या नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो नोड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो प्रेशर का क्या बन जाता है? एंटी नोड। और जो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वो प्रेशर के लिए क्या बन जाता है? नोड बन जाता है डायरेक्टली। ठीक है ना? सेम चीज यार यहाँ पर क्या, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो ये चीज याद रहेगी, अगर ओपन ऑर्गन पाइप पे एज पे एंटी नोड बन रहा है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, तो वहां पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यार बताइए यार, ये बातें क्लियर है या नहीं प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट को लेके? यार बताएं, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की बात क्लियर है या नहीं? यस। यार क्या सिंपल सी बात है, विश्वराज एक बार रिपीट करो, बताओ प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, क्या ध्यान देना होता है हमें? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी वहाँ पे प्रेशर मैक्स होगा। बस सिंपल सी बात है यार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? एंड करेक्शन। यार ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये क्या बताता है कि हम जो अभी तक सॉल्विंग कर रहे थे वो एकदम गड़बड़ थी। हमने कहा कि यार ये ऑर्गन पाइप है और यहाँ पर एक λ/4 का सेगमेंट बनने वाला है। दिक्कत ये होती है कि जैसे ही पार्टिकल्स को ओपन स्पेस मिलता है, वो जो मैक्सिमम गेन होता है वो एग्जैक्ट इस पाइप की हाइट तक नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है हमारा एंटी नोड। तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर मिलता है एक्चुअल लेंथ से, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। ठीक है, तो आगे एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है? रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये वैल्यू निकालते हैं कि कितना ज्यादा एंड करेक्शन होता है। और पता है वैल्यू निकालने के बाद काम की बात क्या समझ आती है कि अगर मैं इस पाइप के डायमीटर मेजर करूं तो ऑलवेज एंड करेक्शन अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप। अगर चाहिए
तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2r लिख दो, तो क्या हो जाएगा 0.6 टाइम्स ऑफ r। ये होता है क्या अपना एंड करेक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, निकाली गई है और नियरली इतनी ही आती है हमेशा, अगर आप सही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो बताएं यार, याद रहेगा कि नहीं, ये चीज समझ आया? देखें देखें यहाँ पर, ये क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो आप देखो, नोटिस करो कि जो एक्चुअल लेंथ है वेव की, वो क्या कंटेनर की लेंथ के बराबर है क्या? नहीं, वो तो थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा है ना ये। और अगर ये ओपन है तो देखो दोनों साइड पे आएगा ना फिर बाहर, तो दोनों साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ओपन के केस में कितनी आएगी, L+2E, और क्लोज के केस में क्या आएगी, जस्ट L+E। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाऊंगा ओपन के लिए तो ये आएगा n अपॉन L+2E। ये होगी क्या उसकी एक्चुअल लेंथ। समझ आया? F अपॉन, अभी ये ओपन है सो क्या होगा, यहाँ पर 2B आएगा, n/2L, और ये V। ये फ्रीक्वेंसी रहेगी किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की। L की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, L+2E। E क्या है, एंड करेक्शन, और E की थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है, 0.3 0.6 3 टाइम्स ऑफ 6 डायमीटर या फिर 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लर्न रखना है, काम में आ जाती है ये वैल्यू। इसको आगे हम एक्सपेरिमेंटली निकाल के भी देखते हैं, तो इतनी ही आती है हर बार। यार एंड करेक्शन में डाउट क्या किसी को? yes sir. क्लोज पाइप के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, क्लोज पाइप के लिए अगर बात करूं तो क्लोज पाइप में 1/4L होता है ना, याद है, 4L। Yes, sir. बस L की जगह क्या यूज होगा, L+E, E. ठीक है। तो ये हो गया अपना किसका फॉर्मूला, Close. क्लोज के लिए। नेक्स्ट, ट्यूनिंग फॉर्क। यार ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो जरूर पूछ लिए जाते हैं। ऑल्दो मैंने सारे कवर किए हुए हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है। तो सबसे पहले काम की बात कि ट्यूनिंग फॉर्क की क्या चीज फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है ट्यूनिंग फॉर्क की। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को ध्यान देना, ये फिक्स होती है। दूसरा, ये वाइब्रेट कैसे करता है, तो अगर आप देखो ट्यूनिंग फॉर्क कैसे वाइब्रेट करता है, जब इस तरीके से, ये इसका हैंडल है, ये इसके प्रोंज है, जब ये इन आता है, कैसे, इसके रॉड्स अंदर की तरफ आते हैं, तब ये जो सेटअप है, जैसे रॉड अंदर आते हैं, ये जो इसका सेंटर है ये किस तरफ स्लिप हो जाता है, पीछे की तरफ। तो समझो, जब इसके प्रोंज को आप इनवर्ड देते हो मोशन, तो ये हैंडल का पॉइंट किधर स्लिप होता है, पीछे की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से। समझा या नहीं सबको? और जब ये बाहर की तरफ आएगा, जब ये प्रोंज बाहर की तरफ आएंगे, तो वो जो सेटअप है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। समझ आया या नहीं? जब इन होंगे तब वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब आउट होंगे तब वो कहाँ जाएगा, हैंडल ऊपर की तरफ। इस फिगर से ये चीज समझ आ रही है या नहीं, बताओ। जब वो इन गया है, हाँ, नीचे तब वो नीचे की तरफ स्लिप होगा उसका हैंडल, ये। और जब वो आउट होगा तब हैंडल ऊपर ऊपर की तरफ स्लिप होगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर नोड्स फॉर्म होते हैं, और हैंडल का जो टिप होता है वो हमेशा किस पे रहता है,
एंटी नोड मोड में। क्लियर? तो देखो कैसी वेव फील होने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इस प्रॉन्ज के पूरे सेटअप को ऐसे करूं तो डेफिनेटली आपको फील ये होने वाली है। ये नोड्स है, ये हैंडल का मेन पॉइंट है जो कि किसका काम करने वाला है, एंटी नोड का, और वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं। समझ आया नहीं बताएं? समझ आया कि नहीं? Yes. ओके तो ये नीट वालों में एक दो बार पूछा भी गया इस चीज को लेके कि ट्यूनिंग फॉर्क पे नोटिस करोगे तो जो उसके रॉड है, जनरली रॉड कैसे रहते हैं, स्क्वायर शेप पे या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से। साइड से देखोगे तो उसके प्रॉन्ज कैसे दिखेंगे, इस तरीके के रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के दिखेंगे। ठीक है। दूसरा जो मैंने अभी बताया कि उसके जो प्रॉन्ज है वो किस टाइप का वाइब्रेशन करते हैं, ट्रांसवर्स, जबकि जो उसका स्टेम है वो कैसा वाइब्रेशन करता है, लॉन्जिट्यूडनल। लेकिन ये श्योर है कि दोनों एक ही वेव का पार्ट है और इसका मतलब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, सिर्फ उनके ऑसिलेशन का पैटर्न बदल जाता है। ओके अच्छा, अब बात करें कुछ चीजें हैं। ट्यूनिंग फॉर्क का जो डिजाइन है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है ये आपको लर्न रखना है। डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। क्या कि ये डिपेंड करता है कि ट्यूनिंग फॉर्क आपका थिक कितना है। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ज के थिकनेस पे, उनके लेंथ पे, y क्या है यंग्स मॉडुलस और रो क्या है डेंसिटी। क्लियर? तो ये रिलेशन याद रखना है आपको और इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी याद रखना है। सारी चीजें आपको पता है, टी थिकनेस है, एल लेंथ है उनकी, y यंग्स मॉडुलस और रो डेंसिटी। एक और काम की बात कि अगर उसका कोई भी एक प्रॉन्ज टूट जाता है, ब्रोकन स्टेट में है, तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं करता। फिर क्यों? क्योंकि जो इसके वाइब्रेशन है वो तो दोनों मिला के है ना, इस पूरी रॉड का वाइब्रेशन है। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर इसके ऐसे हाफ वाइब्रेशन थोड़े होंगे। समझे आप? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ट्यूनिंग फॉर्क में याद रखनी है। इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्या करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर उसके प्रॉन्ज को थोड़ा सा कट कर दिया है, छोटे हो गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, प्रॉन्ज अगर शॉर्टर है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर कुछ वैक्स वगैरह लगा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर फाइलिंग वगैरह रब वगैरह की है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा बताएं। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि थिकनेस कम होने लग जाएगी उसकी। क्या होने लग जाएगी, टी कम होने लगेगी और लेंथ क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या था, प्रोपोर्शनल टू टी बाई एल स्क्वायर था। समझ में आया क्या फर्क पड़ जाएगा? दोनों ही चीजें उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट था, याद रखना है रिलेटेड टू ट्यूनिंग फॉर्क। बताया ट्यूनिंग फॉर्क क्लियर है सबको कि ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन कैसे होते हैं, मटेरियल की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। यार बताएं ट्यूनिंग फॉर्क ओके है या नहीं? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा रेजोनेंस ट्यूब। ये रेजोनेंस ट्यूब क्या है, सोनोमीटर जैसा ही है,
बस फर्क ये है कि सोनोमीटर में हम स्ट्रिंग के वाइब्रेशन चेक करते हैं, तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन किससे हमें दिख जाता है? एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस ट्यूब को रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम क्या ट्राई करते हैं कि यार हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए? हमारे सेटअप से मैच कर जाए। अगर मैच कर गया सेटअप से, तो सडनली वहां पर जनरेटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्स होगा। और अगर वो साउंड वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और साउंड वेव का एम्पलीट्यूड मैक्स होने का मतलब है लाउड आएगा साउंड। समझा या नहीं? तो स्ट्रिंग वेव में हम एम्पलीट्यूड को पेपर का पीस रख के ऐसे चेक करते हैं। इन केस ऑफ रेजोनेंस ट्यूब हम क्या चेक करते हैं? उसका साउंड का लाउडनेस चेक करते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है और क्या कैसे कहा जाता होता है, एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में यहाँ पर एक ट्यूब है जिसकी हाइट कितनी होती है? नियरली 1 मीटर होती है। यहाँ पर स्केल लगी होती है 1 मीटर की। यहाँ पर वाटर होता है और इसे लेवल किया जाता है 0। सो वाटर फुल फिल है, मतलब रीडिंग क्या है अभी? 0। फिर वाटर को धीरे धीरे आप यहाँ पर कॉर्क के थ्रू चेंज कर सकते हैं वाटर लेवल। सोचो मैंने वाटर लेवल कम कर दिया, ठीक है, रीडिंग आ रही है 35, रीडिंग आ रही है 35। तो धीरे धीरे वाटर लेवल को कम किया जाता है और इस वाटर को नीचे किया जाता है। तो जो ये रीडिंग आती है वो एक्चुअली हो जाती है क्या? ये जो वाटर फिल है, तो ये एज अ सॉलिड सरफेस काम करता है ना ये। तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो वेव आ रही होगी वो सिर्फ इतने हाइट से रिटर्न जाएगी ना। तो स्टैंडिंग वेव सिर्फ किस में बनेगी? इतने सेक्शन में ही बनेगी ना स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब जो भी वेव बनेगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क को मैच कर गई, तो सडनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, साउंड का लाउडनेस बढ़ जाएगा और आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो जो फ्लूट में होता है ना, एयर ब्लो करते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है ना, किसी भी हॉलो चीज में। आपने पेन के कैप पे भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप जब एयर ब्लो करते हो, आप रैंडम एयर ब्लो करो थोड़ा स्लोली, क्या साउंड आता है क्या अच्छा सा? नहीं। आप जितना पावरफुल, जितना फास्ट ब्लो करेंगे वहां पर, उतना ही तेज साउंड वहां पर आता है, कुछ कंडीशंस को मैच करके, ठीक है। तो इसका मतलब लाउड साउंड आने का मतलब है कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो किससे मैच कर गई है? ट्यूनिंग फॉर्क से। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अच्छा, तो अब क्या किया जाता है? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके वाटर को डिक्रीज करते हैं। सबको ये समझ आया कि नहीं? पहले वाटर था फुल कितना? 0 तक, मतलब 100 था। वाटर लेवल को कम करते हैं तो पहली बार कभी ना कभी तो मिलेगा ना हमें लाउड साउंड। तो जो लाउड साउंड मिलेगा वो क्या बन जाता है एक्चुअली? हमारा फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब क्या? λ/4। तो मान लेते हैं उसे दैट इज L1 लेंथ। उसके बाद फिर से पानी डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं और नेक्स्ट साउंड को सुनने का ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट साउंड कब आता है? 3 λ/4 पर, वो बन जाता है L2। तो इससे क्लियर हो रहा है कि L2 कितना आना चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ L1। यार समझा कि नहीं यार? सिंपल। L2 कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ L1। बट रियल में ऐसा नहीं आता है। यहां से स्टार्ट हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि हमें मैं थ्योरेटिकली पता है कि 3 टाइम्स आना चाहिए बट नहीं आता। तब वहां से पॉइंट आया कि अच्छा, मे भी ये वेव थोड़ा सा आगे तक जा रही है, जिस चीज को हमने क्या बोला हुआ है? एंड करेक्शन। सो एक्चुअली जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसने ही वेरीफाई किया किसे? एंड करेक्शन को। तो इसका मतलब ये जो हम इक्वेशन लिख रहे थे ये गलत थी। हमारी जो लेंथ है, एक्चुअल वेव लेंथ है, वो सिर्फ L1 नहीं है। क्या है वो? L1 प्लस E। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 मोड्स देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले L1 प्लस E कितना है? λ/4, पहला हार्मोनिक। नेक्स्ट पॉसिबल क्या है? L2 रीडिंग आई है, L2 प्लस E किसको मैच कर रहा है? 3 λ/4। बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है लैम्डा फाइंड करना, बट ई हमें नहीं चाहिए।
तो अगर हमने डिवाइड वगैरह किया इन दोनों को तो ई कैंसिल होगा क्या? नहीं नहीं। तो ई कैसे कैंसिल होगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं? तो 3 लैम्डा बाई 4 से लैम्डा बाई 4 हटा दिए तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2, और ये होगा L2 माइनस L1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 टाइम्स L2 माइनस L1। और यार यही पूछा जाता है यार, इस एक्सपेरिमेंट के जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, सिर्फ आपको क्या दे देता है? L1 L2 दे देता है। L1 दे दिया कितना? 31, ठीक है। L2 दे दिया कितना? 65, सॉरी 95। इसका मतलब क्या दोनों सेम है क्या? 3 टाइम्स है क्या? नहीं। आपको अगर लेमडा चाहिए तो लेमडा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। समझा या नहीं? अच्छा, फिर हमारा टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है? रेजोनेंस ट्यूब किसके लिए यूज किया जाता है? समझ आया किसके लिए यूज करते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट? वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए। तो ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह वर्टिकल रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकल रखते हैं ताकि ट्यूनिंग फॉर्क इस तरीके से वाइब्रेट करे, जनरेट करे एयर। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रख दिया, मतलब इस तरीके से, या कुछ ऐसे रखा, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इधर और इधर जनरेट करेगा वाइब्रेशन। हमें जबकि एयर कॉलम के अंदर चाहिए, तो इसे वर्टिकली ऐसे पकड़ के रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, तो यार एंड करेक्शन भी हमें फाइंड कर लेना चाहिए ये। तो हमने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल। और दोनों को क्या कर दिया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? यहाँ से L2 आ गया 3L1 माइनस 2i। इसे इससे सब्ट्रैक्ट किया और 2 को डिवाइड कर दिया, तो ई की फॉर्मूला क्या आ गया? ये ई का फॉर्मूला आ गया। तो जैसे अभी मैंने वैल्यू दी 3195, तो ई का फॉर्मूला क्या आया है? L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। तो L2 माइनस 3L1 95, ये 3 टाइम्स कितना हुआ? 93। सो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। और जब ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली 0.6 टाइम्स ऑफ R से मैच हो रहा है ये एंड करेक्शन। समझा सबको? सो इस सेक्शन से दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन बनता है क्या? पहला तो बनता है वेवलेंथ निकालना, दूसरा ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड निकालना, और तीसरा बनता है एंड करेक्शन निकालना। तीनों चीजें समझ आई कि नहीं सबको? एंड करेक्शन अगर आप देखोगे तो 0.6 टाइम्स R ही रहता है। ओके, बताएं क्लियर है या नहीं सबको ये? तो रेजोनेंस ट्यूब से 3 क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, किसको लेके? L1 L2 से क्या निकालने को? लैम्डा। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, और सेपरेट क्या निकालने को? ई। ओके यार, बताएं रेजोनेंस ट्यूब की तीनों चीजें समझ आई या नहीं? यार बताएं रेजोनेंस ट्यूब। Yes, sir. ओके, लास्ट कुन ट्यूब की बात करें अगर हम, कुन ट्यूब काफी मतलब काफी ज्यादा एडवांस सेटअप है, और मतलब बोल सकते हो सेटअप बहुत ही सिंपल है, बट काफी चीजों में काम आता है, बहुत सारे कंपैरिजन वगैरह में काम आता है कुन ट्यूब। समझाते हैं ये कैसी होती है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक रॉड को क्लैंप करने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, रॉड को यहाँ पर एक क्लैंप कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यार फिक्स करके आप समझ गए, अगर मैंने फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनेगा? नोड। और बाकी जगह पे क्या बनेगा? एंटी नोड। मान लेते हैं यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है। समझ आया नहीं?
काम की बात यह है कि ये जो पूरी रॉड की लेंथ होगी ये किस पैटर्न में आएगी, सोचो। सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं तो λ/4 इधर और λ/4 इधर, ये बनेगा ना सबसे फर्स्ट। तो मतलब कितना आएगा, λ/2। नेक्स्ट क्या होगा, इस तरफ एक सेटअप बढ़ सकता है, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ λ/2 देन 3 टाइम्स ऑफ λ/2। मतलब आप समझ गए कि सारे हार्मोनिक यहाँ पर मिलेंगे किस केस में, क्लैम्प्ड रॉड के केस में, फिक्स्ड रॉड के केस में। क्यों? क्योंकि ये एज से फिक्स नहीं है, एज से फिक्स नहीं है कि λ/4 के पैटर्न मिलेंगे। ये कहाँ से फिक्स्ड है, बीच में से फिक्स्ड है, इसलिए λ/4 इधर और इधर, इसलिए λ/2 के पैटर्न मिलेंगे। ये समझ आया कि नहीं, रॉड का फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे। अब इस सेटअप को समझो कि क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक चेम्बर है, यहाँ पे क्या है, एयर। ये क्या है, एक फिक्स्ड पिस्टन है, क्या है, फिक्स्ड। और यहाँ पे रॉड एक फिक्स्ड है। अब क्या करते हैं, यहां से पंप करके, अप एंड डाउन पंप करके क्या जनरेट करते हैं, वेव। और ये ग्लास होता है, ये ट्यूब कैसी होती है, ग्लास की है, तो आप देख सकते हैं। बट क्या आप ये मैक्सिमा या मिनिमा देख सकते हैं क्या, एयर में मैक्सिमा या मिनिमा देख सकते हैं क्या आप, नहीं सर। रॉड में तो देख लोगे, एयर में देख पाओगे क्या, नहीं। तो अंदर क्या करते हैं, एक बहुत ही ड्राई और फाइन पाउडर डाल देते हैं, क्लियर। अब वो पाउडर के थ्रू क्या होता है, जैसे ही स्टैंडिंग वेव बनती है तो नोड्स वाली सिचुएशन पे पाउडर ऐसे एक्युमुलेट होने लगता है, और एंटी नोड वाली सिचुएशन से पाउडर क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो ये पाउडर यहाँ पर डाल दिया, और वो पाउडर कैसा शेप ले लेता है, इस तरीके से एक्युमुलेट होने लगता है नोड्स पे। समझा या नहीं। तो क्या हमें वेव दिख रही है क्या अंदर, नहीं। नहीं सर। लेकिन उस पाउडर की पोजीशन से हम ये बता सकते हैं कि ये 2 पॉइंट अगर मैं पिक कर लूं तो मुझे बेसिकली क्या पता चल गया, λ/2 पता चल गया। तो इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ इन एयर, ये जो भी गैस होगी। और ये लेंथ क्या बन जाती है, लेंथ ऑफ रॉड। तो लेंथ ऑफ एयर हमने कैसे डिफाइन की, λ/2 से। और रॉड में भी किसके पैटर्न बनने वाले हैं, λ/2 के, क्लियर। अच्छा, सोर्स क्या है, सोर्स तो एक ही है ना, सोर्स क्या है, एक ही है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, सेम, कांस्टेंट। चाहे आप ट्यूब के अंदर एयर पे देखो या बाहर वाली रॉड को देखो, दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये देखा जाता है कि एल ऑफ जो रॉड है वो किससे डिफाइन है, λ/2 से। और जो एल इन द एयर है वो भी λ/2 से। एल इन द एयर तो हमने डिफाइन ही किया इस तरीके से, एल एयर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 हीप्स ऑफ पाउडर। समझा या नहीं। यार बताएं, ये पैटर्न समझा या नहीं, कि दोनों का एल λ/2 से ही हम डिफाइन करते हैं। रॉड का तो बाय डिफॉल्ट डिफाइन हो रहा है, और एयर का हमने पिक ही वही लेंथ की है, 2 नोड्स के बीच की लेंथ। ओके यार बताएं, यहां तक क्लियर है या नहीं। ओके तो अभी होगा क्या, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, सेम। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब v बाई लेमडा को कंपेयर कर सकते हैं ना, और लेमडा को किसकी तरह लिख सकते हैं, एल की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपने एल कंपेयर करके दोनों का क्या कंपेयर कर लिया, वेलोसिटी का कंपेयर कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर लेमडा नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एल एयर। समझा या नहीं।
एल देखकर हमने क्या कंपेयर कर लिया उन दोनों का, वेलोसिटी। तो ये कुन ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कि इससे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट गैसेस में। कैसे? इस चैम्बर के अंदर एयर की जगह क्या फिल कर दो, गैस। तो उस गैस पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज को लेके, इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं किसमें, डिफरेंट सॉलिड में। कैसे? एक बार एयर फिक्स रखो और रॉड चेंज कर दो, समझा या नहीं? सॉलिड और गैस में भी कंपेयर कर सकते हैं, एक तरफ रॉड है और एक तरफ गैस है। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हो वहां पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल गया तो क्या कर सकते हैं वहां पर, गैमा भी निकाल सकते हैं ना, रिलेट बताया था ना। यार बताए, याद है या नहीं वेलोसिटी ऑफ साउंड को? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना पॉइंट था। ये कुंस ट्यूब में ये चीजें जो पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दी है। तो इतना ही था हमारा डिस्कशन का पार्ट, यहाँ तक जो चीजें मिस थी। इन पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग एक बार प्रैक्टिस शीट देख लेंगे, तो प्रैक्टिस शीट में से आप सॉल्व कर लेंगे सारी चीजें। नोट्स मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं, नोट्स मैंने अपलोड कर दी हैं, तो एक बार आप लोग नोट्स भी रिव्यू कर देंगे। कुछ अगर डाउट रहेगा तो मुझे आप बता देंगे। ओके, यार क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है यार, ये नोट्स एक बार रीड करना, कुछ भी डाउट रहे वगैरह तो फिर हमें बता देंगे। बाकी जो रिवीजन टेस्ट से रिलेटेड बातें हैं वो आपको मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देने वाला हूँ आज, कि रिवीजन कैसे फॉलो अप करना है, क्या क्या करेंगे हम उसमें, सारी चीजें मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye. Bye. बाय बाय ऑल ऑफ यू।